आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के एक और क्रांतिकारी की बात शुरू करेंगे और भी बहुत सारी चीजों को देखेंगे। तो चेम्बती को हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं कांडुकुड़ी, वीरसलिंगम और श्री नारायण गुरु की। कांडुकुड़ी का चित्र यहाँ पर दिख रहा है। ये भी एक महिलाओं के उत्थान के लिए जाने माने समाज सुधारक हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं। कांडुकुड़ी वाज इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रह्मो समाज। ये भी ब्रह्मो समाज से ही इन्फ्लुएंस थे जैसा पहले वाले चेम्बती थे। He was born in 1848 in an orthodox Brahmin family, but all through his life he opposed the caste system and low status of women. इनका जन्म वर्ष 1848 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो इन सारे चीजों को, जो उस समय जो चीजें हो रही थी उन सारे चीजों को सही मान रहा था। लेकिन इन्होंने अपने उस पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोड़ते हुए, उस सोच को छोड़ते हुए इन्होंने महिलाओं के लिए और जो जातिगत भेदभाव हो रहा था उसके लिए इन्होंने कार्य किया। सिमिलरली अब इन्हीं की तरह श्री नारायण गुरु ऑफ केरला, केरल एक और दक्षिण भारत का एक राज्य, भारत देश के एक और राज्य केरल की बात करते हैं। तो सिमिलरली श्री नारायण गुरु ऑफ केरल टुक अप द कॉज ऑफ द अनटचेबल एंड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल। नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु जो केरल के थे, उन्होंने भी अछूत और छूत वाली जो चीजें थी उसके लिए कार्य किया और जो अछूत वाली जो चीजें थी उसको खत्म करने का कार्य किया। सिंस अनटचेबल were not allowed to enter the Hindu temple, he built a temple near a river. Here is the place where all people live in fraternity with caste distinction and religious rivalry. अब चूंकि उस समय जो था बहुत सारी चीजें थी। चीज ये थी कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर बात करें तो उस समय जो अनटचेबल यानी कि जिन्हें हम लोग या फिर जो हमारा समाज मान लेता था कि ये अछूत हैं, शूद्र हैं और अलग अलग चीजें हैं, तथाकथित तौर पे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था ब्राह्मणवादिता के कारण से। तो इन्होंने एक मंदिर बनाया, श्री नारायण गुरु ने अपने तरफ एक मंदिर बनाया, एक हिंदू टेम्पल बनाया नदी के किनारे, और उन्होंने वहां पर लिखा या फिर वहां पर कहा कि यहां पर हर लोग आ सकते हैं चाहे वो किसी भी जात के हों। He founded an association in 1902 called Sri Narayan Dharma Paripalan Yogam that popularized his belief on one caste, one religion and one God. इन्होंने एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया, वर्ष 1902 की बात है, जिस संगठन का नाम श्री नारायण धर्म परिपालन योगम रखा गया। और वहां पर उस संगठन का मुख्य मुद्दा, मुख्य कार्य और मुख्य लक्ष्य यह था कि हमें एक जाति और एक धर्म और एक भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिश्चियन मिशनरी की, यानी कि ईसाई वाले कुछ संगठन की बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 71 पर हैं हम लोग, 71 से हम लोग 72 पर आते हुए जाएंगे। तो लिखा हुआ है क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में, इन इट्स अर्ली ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्रेन्ड फ्रॉम interfering in the socio-religious life of the people in India. The company had expelled William Carey for carrying on propaganda. शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनका जो या फिर उसका जो मुख्य मकसद था वो था पैसा कमाना, व्यापार करना, पैसा कमाना। वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपना इंटरफेरेंस नहीं देना चाहती थी, यानी अपना दखल अंदाजी नहीं देना चाहता था। The company had expelled William Carey for carrying on propaganda. और विलियम कैरी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा भी दिया था इन्हीं सारे चीजों को करने के कारण से, सामाजिक कार्यों में घुसने के कारण से, कि उनका मतलब था कि हमें इन सारे चीजों से क्या मतलब है, हम लूटने आए हैं, कमाने आए हैं, कमा के निकल लें। लेकिन बट बाय द चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार द रेस्ट्रिक्शन ऑन द इमिग्रेशन ऑफ मिशनरीज टू इंडिया were removed. ये जो पहले पाबंदी था कि जो मिशनरीज है वो भारत में नहीं आ सकती है, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, वो खत्म कर दिया गया। और इसी के फलस्वरूप एज ए रिजल्ट मिशनरी बिगेन पोरिंग इनटू इंडिया
filled with a zeal to rid Indian society of what they regarded as its backwardness and barbarism. और उसके बाद जब ये चीजें खत्म हो गई तो मिशनरीज यानी कि ईसाई संगठन भारत में तेजी से आने लगे और उनका उत्साह था कि वो भारत के इन सारे चीजों को देखे, समझे और फिर अपने आप को यहाँ पर प्रमोट करें, अपना लाभ उठाएं। क्रिश्चियन मिशनरी फर्स्ट अराइव्ड इन बंगाल इन 1576। सबसे पहले इसका प्रवेश बंगाल में 1576 में होता है। देयर आफ्टर दे केम टू इंडिया इन डिफरेंट फेजेज विथ डिफरेंट मोटिव्स। फिर ये अलग अलग चरणों में अलग अलग लक्ष्यों के साथ भारत आए। द सेरामपुर मिशनरीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन इन इंडिया। सेरामपुर मिशनरी ने महिलाओं के शिक्षा के लिए भारत में अच्छा योगदान दिया। प्रोमिनेंट मिशनरीज वेयर, और भी बहुत सारे मिशनरीज जो थे वो विलियम कैरे, जोशुआ मार्समम, विलियम वार्ड थे। दे स्टार्टेड द फर्स्ट बैप्टिस्ट मिशन इन 1800 एट सेरामपुर इन बंगाल। और इन्होंने पहला बैप्टिस्ट मिशन 1800 में बंगाल के सेरामपुर में शुरू किया। फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन, विलियम वार्ड मेड एन अपील टू हिज कंट्री वुमेन एंड रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल अ वुमेन मिशनरी नेम्ड मैरी एन कुक केम टू इंडिया। और महिलाओं के उत्थान के लिए भारत में विलियम वार्ड ने अपने देश यानी कि इंग्लैंड की महिलाओं को और वहां के लोगों को कहा कि आप भारत में आकर महिलाओं को शिक्षित करो और महिलाओं को उत्थान दो। तो वहां से एक मिशनरी आता है जिसका नाम है मैरी एन कुक। वो भारत आता है, अपने आप को स्थापित करता है। शी वाज द फर्स्ट वुमेन मिशनरी टू कम टू इंडिया 1822। और ये पहली महिला मिशनरी थी जो भारत में आती है। 1822 की बात है। शी ओपनड मेनी गर्ल्स स्कूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बंगाल। इन्होंने बहुत सारे महिलाओं के लिए विद्यालय खोले बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में। इन 1849 जेईडी बेथुन फाउंडेड अ गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। कलकत्ता में जेईडी बेथुन ने एक महिलाओं के लिए विद्यालय खोला और ये बात कर रहे हैं हम लोग 1849 का। अब हम लोग बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट। अब इस रिफॉर्म मूवमेंट का असर क्या पड़ा। सबसे पहले इस चित्र को देख लीजिए, ये नारायण गुरु हैं जिसकी बात हम लोगों ने दक्षिण भारत में की थी। और यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि श्री नारायण गुरु जो हैं इन्होंने केरल में मंदिर बनवाया था। ये वही हैं केरल वाले नारायण गुरु। अब हम लोग बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट का असर क्या पड़ा। सबसे पहले द ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशिएटेड सम यूजफुल सोशल रिफॉर्म इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 1813 टू 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ भारत में अच्छे सामाजिक सुधार हुए। 1813 से 1857 की बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले सती की बात कर लेते हैं। It is estimated that during the period of 1815 to 1818, there were 800 cases of sati in Bengal alone. This human practice was declared illegal in 1829. यह देखा गया कि 1815 से लेकर 1818 ईस्वी में लगभग 800 केस जो है सती प्रथा के सिर्फ बंगाल में आए। तो इन सारी चीजों को वर्ष 1829 में अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या यानी कि महिला भ्रूण हत्या पर भी पाबंदी लगाई गई अंग्रेजों के द्वारा। दिस प्रैक्टिस वाज बैंड इन 1795 बट नो स्ट्रिक्ट मेजर वेयर टेकन टू इंप्लीमेंट द लॉ। ये फीमेल इन्फेंटिसाइड महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ तो 1795 में नियम आ गए थे, लेकिन वो कोई मान नहीं रहा था सही से। The evil practice was boldly addressed during the tenure of Lord Hardinge। जब अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग का समय था भारत में शासन करने का, 1844 से 1848 की बात कर रहे हैं, तो इस एविल प्रैक्टिस यानी कि इस कुरीति के खिलाफ तेजी से कार्य किया गया। लोगों को यहां पर बाउंड किया गया कि आपको इन सारी चीजों को मानना होगा। इन टाइम फीमेल इन्फेंटिसाइड डिक्लाइन, और इनके समय में फीमेल इन्फेंटिसाइड महिला भ्रूण हत्या में कमी आई। बट सैडली इट स्टिल प्रिवेलेंट टुडे, लेकिन इसे हमें मानना होगा कि यह आज भी चल रहा है। अगला तीसरा बात करते हैं सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात करते हैं तो इसमें भी कमी आई। लिखा हुआ है लॉर्ड हास्टिंग suppressed the practice of
human sacrifice that had prevailed among primitive tribes such as Gonds. However, it took a long time to eradicate. इन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि नर बलि पर भी पाबंदी लगाई, जो पहले आदिवासी गोंड समाज ये सब किया करते थे, हालांकि इसमें समय लगा खत्म करने में। विडो रीमैरिज की भी बात करते हैं, तो विडो रीमैरिज में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव फुले एंड महर्षि डोंडो कार्वे campaigned in favor of widow remarriage for a long time. Finally, in 1856, the British government passed an act allowing Hindu widow to remarry. और इन्हीं सबके प्रयास के कारण से 1856 में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, एक कानून लाया, जिसमें हिंदुओं की महिला जो विधवा हो जाती हैं वो या हो गई हो, वो विवाह पुनः कर सकती हैं। यह कानून आ गया। दो the immediate effect on this measure was negligible, it was gained momentum over time and is socially quite acceptable today. हालांकि शुरू में तो इसको कोई माना नहीं, उस समय भी सती प्रथा होता था, लेकिन धीरे धीरे और आगे चल के आज के समय में अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजें अब लगभग पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग वर्ड ट्रीजर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस अध्याय को भी लगभग समाप्त कर दिया है। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो यह हम लोग का अंतिम कक्षा होगा, जब हम लोग इस अध्याय को पूरे रूप से समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अपने इस अध्याय के अंतिम कक्षा अगली कक्षा में।